गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम पढ़ रहे हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमारा ये दूसरा वीडियो है। ठीक है बच्चों, अगर देखो आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो आपको सारे वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी हैं। हर चीज़ को आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने फर्स्ट वीडियो में देखो क्या क्या पढ़ा था, पहले हमने रिवॉल्यूशन का मीनिंग पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, उसके बाद हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने कॉजेज़ पढ़े, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़ा, सोशल कॉजेज़ पढ़े, इकोनॉमिकल कॉजेज़ पढ़े। इकोनॉमिकल कॉजेज़ में हमने ये पढ़ा इकोनॉमिक कॉजेज़ में कि कैसे फ्रांस जो है वो कर्जे में डूब गया था, उसके बाद क्यों डूबा था, यूजलेस वॉर की वजह से। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास हम पढ़ चुके हैं कि मिडिल क्लास का कैसे कैसे ग्रो हुआ था। उसके बाद जो सबसिस्टेंस क्राइसिस थे जिसमें लोगों की जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से भी हुआ था। उसके बाद एज ऑफ एनलाइटमेंट में हमने पढ़ा था कि जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अपनी क्या क्या जो थ्योरीज थी वो उन्होंने दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। मीन्स अब हमें इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम क्या क्या हुआ था। अब हम देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिरकार स्टार्ट कब से हुआ था और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई थी, जो अब हम बेसिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो देखो, सबसे पहले है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी रिवॉल्यूशन कहाँ से आउटब्रेक हुआ था। इसमें क्या हुआ था बच्चों, सेशन ऑफ ई स्टेट जर्नल, ई स्टेट का सेशन स्टार्ट हुआ था। इसमें 5 मई, ठीक है ध्यान से देखना बच्चों, स्लाइड्स में देखते रहो। 5 मई 1789 में लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई थी स्टेट जर्नल की इन द हॉल ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल्स के हॉल में। वर्साइल्स जो था वो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जिसके हॉल में उसने एक ई स्टेट जर्नल की असेंबली बुलाई थी टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। किस लिए बुलाई थी, जो नए टैक्सेस उसको लगाने थे, वो नए टैक्सेस लगाने के लिए उसने ये असेंबली बुलाई थी। अब इस असेंबली में क्या था, जो फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के लोग थे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि 300 लोग जो थे वो फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के थे, और जो थर्ड ई स्टेट के थे उसमें 600 लोग थे, 600 लोग थे एजुकेटेड मेंबर, पढ़े लिखे लोग जो थे वो 600 लोग थर्ड ई स्टेट के थे। पीजेंट, आर्टिशन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वुमेन्स थे, उन लोगों को इस असेंबली में आने की मनाही थी, यानी कि वो लोग जो थे वो लोग इस असेंबली में नहीं आ सकते थे। Voting in the E State Journal in the past he had conducted according to the principle and each state had one vote. ठीक है, अब ई स्टेट जर्नल की जब वोटिंग हुई तो वोटिंग जब कंडक्ट पहले इन द पास्ट जब पहले कंडक्ट होती थी तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैव वन वोट। ठीक है, सभी स्टेट को वन वोट दिया जाता था, लेकिन जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड की, किसको वोट देने का अधिकार किसको था, फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट को। थर्ड ई स्टेट के लोगों ने डिमांड की कि वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, यानी कि असेंबली में जितने लोग हैं फर्स्ट ई स्टेट के, सेकंड ई स्टेट के और थर्ड ई स्टेट के, सबको जो है सबको वोटिंग देने का अधिकार दो। वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जहाँ पे सब मेंबर को एक वोट देने का अधिकार हो, यानी कि उसका एक वोट जो है वो एक वैल्यू रखता हो। किंग रिजेक्ट दिस प्रपोजल, किंग ने क्या किया, ये प्रपोजल जो था उसको रिजेक्ट कर दिया। थर्ड ई स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, जो थर्ड ई स्टेट के लोग थे वो वहाँ से उस असेंबली से बाहर निकल गए और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देखो क्या हुआ, किंग ने जो है असेंबली बुलाई, नेशनल असेंबली बुलाई, नहीं स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई, उसमें क्या किया, जो वोट देने का उसने किस लिए बुलाई थी, नए टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नए टैक्सेस को लगाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने जो है सबको फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट को अधिकार था वोट देने का, थर्ड स्टेट को नहीं था, तो थर्ड स्टेट ने डिमांड की कि हमें भी अधिकार, सबको अधिकार दो, सबको समान अधिकार दो। वुमेन्स को, पीजेंट्स को, आर्टिशंस को इसमें आने की मनाही थी, वो लोग नहीं आ सकते थे। तो जो राजा था लुइस 16 था, उसने मना कर दिया। उसने जब मना कर दिया तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वहाँ से चले गए और उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।
द बॉयकॉट दिस असेंबली एंड दे आर गोइंग टू टेनिस कोर्ट। उन्होंने इस असेंबली का बॉयकॉट कर दिया, इस असेंबली को छोड़ के वो लोग जो थे वो लोग टेनिस कोर्ट पहुंच गए। आप देखो टेनिस कोर्ट में जाकर के उन्होंने क्या किया, ठीक है, यहाँ से वो लोग हटे। आप देखो हर एक चीज़ को एक दूसरे से मिलाते जाओ, ठीक है, मिलाते जाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। आप अभी आपने देखा सेशन ऑफ ई स्टेट जर्नल, यहाँ से थर्ड स्टेट के लोग उठ के कहाँ चले गए, टेनिस कोर्ट चले गए। आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, वहां जाकर के उन्होंने टेनिस कोर्ट में जाकर के उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली बनाई। कैसे देखो, ऑन 20 जून 1789, 20 जून 1789 में लेड बाय मिराबियो एंड अबी सायस, मिराबियो और अबी सायस के अंडर में रिप्रेजेंटेशन में एक असेंबली बनाई गई इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स के ग्राउंड के टेनिस कोर्ट में जो मिराबियो और अबी सायस थे उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स में एक असेंबली बनाई गई। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, इन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये जो असेंबली इन्होंने बनाई उसको नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड स्वोर नॉट टू डिसअपियर टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की। और इस जो नेशनल असेंबली थी, इस नेशनल असेंबली में ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने मोनार्की गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर दिया, यानी कि कम कर दिया। मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। आप देखो मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, फर्स्ट ई स्टेट का था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू द अवे फ्रॉम सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन वो जो फ्यूडल प्रिविलेज था उसके खिलाफ था और वो चाहता था कि वो सब स्टेट्स को, सब लोगों को एक समान अधिकार देना चाहिए। तो मिराबियो कौन था, नोबल फैमिली का था, लेकिन वो किसके साथ था, वो थर्ड स्टेट के साथ था। He brought out a journals and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles। उसने क्या किया, उसने जर्नल्स में और जर्नल्स में मतलब मैगजीन्स वगैरह में, उसके बाद उसने उसकी जो पावरफुल स्पीचेस थी उसने लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोशित किया, लोगों के अंदर मोटिवेशन भरा। वो असेंबली जो कि वर्साइल की असेंबली में उसने लोगों के आगे जो स्पीचेस दिए उसने लोगों के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। अबी सायस ओरिजिनली अ प्रेस्ट, अब देखो अबी सायस जो था वो भी एक प्रेस्ट था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उसने एक पैम्पलेट लिखा जिसमें लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या बनी थी, नेशनल असेंबली बनी थी। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। देखो हमने आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ा, सेशन ऑफ ई स्टेट जर्नल पढ़ लिया, उसके बाद हमने नेशनल असेंबली पढ़ ली, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन का कैसे आउटब्रेक हुआ। देखो ये जो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन है ये शुरू में मैंने आपको इवेंट्स पढ़ाया था, याद है, शुरू में सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इवेंट्स बताए थे, वो अब होंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली बन गई, अब इवेंट्स होंगे। देखो While the National Assembly was busy at Versailles, ठीक है, नेशनल असेंबली जो थी वर्साइल्स में बिजी थी, वर्साइल्स में वो अपना काम कर रही थी, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। द रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लेशन एंड रियॉर्ड्स ड्यूरिंग टू शॉर्टेज ऑफ ब्रेड। जो पूरा फ्रांस है वो ब्रेड की शॉर्टेज की वजह से क्या था, ब्रेड की शॉर्टेज की वजह से वो पूरा फ्रांस जो है वो सफ़र कर रहा था। वहाँ की बेसिक ज़रूरतें थी, मतलब कि फूड ग्रेन्स की वजह से फ्रांस जो है वो पूरी तरह से सफ़र कर रहा था। इसमें क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को एक रूमर्स स्प्रेड हुआ, एक खबर फैली कि किंग हैज कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी एंड वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। एक खबर फैली कि राजा ने क्या किया है, आर्मी को खुली आज़ादी दे दी है कि आप सिटी में जाओ और लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग शुरू कर दो। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन ये एक खबर फैल गई। इसमें क्या हुआ, सम 7,000 पीपल स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड हाउडर्ड एम्यूनिशन।
करीब करीब 7,000 लोगों ने क्या किया, हमला कर दिया फोर्ट्रेस पे। फोर्ट्रेस मतलब फोर्ट पे हमला कर दिया, किले पे हमला कर दिया, बेस्टाइल के किले पे। वहाँ पे जो वो था, वहाँ की जो जेल थी, वहाँ के प्रिजन को रिहा कर दिया। और वहाँ पे हमला करके वो वहाँ पे हथियार ढूंढने लगे क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि आर्मी जो है, आर्मी को आज़ाद वो खुली छूट दे दी है कि आर्मी जा करके ओपन फायरिंग शुरू कर दे। तो ओपन फायरिंग से बचने के लिए वो लोग कहाँ पहुँच गए, वो किंग के राजा के किले में पहुँच गए, किले को तोड़ दिया, वहाँ के कैदियों को रिहा कर दिया और वहाँ पे क्या ढूंढने लगे वो लोग, हथियार ढूंढने लगे। The fortress was demolished and its stone fragment was sold in the market. अब जो उन्होंने किला तोड़ा था, उस किले को तोड़ करके जो वहाँ के स्टोन्स थे, जो वहाँ के प्रीशियस चीज़ें थी उस किले के अंदर, वो लेकर के वो आ गए और उसको मार्केट में उन्होंने बेच दिया। Meanwhile, in the countryside too, there was riots and attacks on the noble forces to flee the country. और ऐसे ही कंट्री साइड में भी चल रहा था। ये तो मेन कंट्री में था, उसमें था, वर्साइल्स में था, लेकिन जो कंट्री साइड में था, कंट्री के जो इंटीरियर्स थे, उसमें इंटीरियर्स में भी ऐसा ही चल रहा था। वहाँ पे भी ज़बरदस्ती जो नोबल्स थे वो लोगों को मार पीट रहे थे और लोगों को वहाँ से हटा रहे थे। दिस इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और यहाँ से बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो इस जगह से शुरू हुआ था। अब देखो आगे क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। आगे हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसको हम पढ़ते हैं, देखो अगली स्लाइड में। इन 1789 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नेशनल असेंबली बनी थी, कहाँ पे बनी थी, टेनिस कोर्ट में बनी थी। तो टेनिस कोर्ट में जो नेशनल असेंबली बनी थी, अब उसने 1789 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से बना लिया है, ठीक है। On 4th August, Louis XVI finally according recognized to the National Assembly and accepted the Constitution monarchy. अब लुइस 16 पे क्या किया, इस नेशनल असेंबली ने थोड़ा सा फोर्स डाला, प्रेशर डाला, तो लुइस 16 ने इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट तो कर लिया उसने, लेकिन क्या उसने रियल में एक्सेप्ट किया होगा, नहीं, उसने थोड़े सा अपनी पावर को बचाने के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द नाइट ऑफ 4th August 1789, the Assembly passes a decree abolishing the feudal system and of obligation, taxes, privileges, tithes, and land confiscations from church. 4 अगस्त 1789 में असेंबली ने पास कर दिया, उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, ऑब्लिगेशन को, टैक्सेस जो कि प्रिविलेजेस के बेसिस पे लगे थे, यानी बर्थ के बेसिस पे लगे थे, जैसे कि थाइस था, उसके बाद और भी जो चर्च ने लगा रखे थे टैक्सेस, उन सबको उसने ख़त्म कर दिया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर, जिसके कारण क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसके पास वो जो थी वो गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ लीस्ट 2 बिलियन, जिसके रिजल्ट के कारण गवर्नमेंट जो है वो 2 बिलियन के लीवर जो था उसके पास हो गया। अब आता है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ठीक है, 1791 में ये सब काम कंप्लीट हो गया था, विद एन एम ऑफ लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की पावर को लिमिट करने का काम। पावर वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, 3 इंस्टीट्यूशन में पावर को बांट दिया नेशनल असेंबली में ने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इन चीज़ों ने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। अब देखो अभी तक फ्रांस क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब पूरा अधिकार जो था किसके हाथ में था, राजा के हाथ में था। अब क्या कर दिया, अब नेशनल असेंबली ने ये कहा कि भाई ठीक है तुम राजा हो, राजा रहो, राजा बने रहो, लेकिन पावर जो है वो सारी किसके हाथ में आ जाएगी, जो 3 बॉडी हमने बनाई है, 3 जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी बनाई है, पावर जो है वो सारी इनके हाथ में आ जाएगी। मतलब पावर जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में आ जाएगी, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप वहाँ पे बन गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली, ठीक है। अब जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन
लागू हुआ। इसके तहत जो लॉ बनाने की पावर थी, यानी कानून बनाने का अधिकार था, वो किसके हाथ में था? नेशनल असेंबली के हाथ में था, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी। किससे? सिटीजन्स से। सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जो लोग थे फ्रांस के, उनके द्वारा इलेक्ट होती थी, वो वोट देते थे, और हु इज टर्न चूज द असेंबली, और उन्हीं में से इस असेंबली के लोगों को चूज किया जाता था, या वो जो वोट देते थे उस वोट के आधार पे असेंबली के मेंबर को चूज किया जाता था। अब देखो, इस असेंबली को इस वहाँ जो वोट देने का अधिकार था वो सबको नहीं था, इक्वल तरीके से नहीं था। देखो वहाँ पे क्या, नेशनल असेंबली में ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे उसके तहत क्या था? ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो कि 25 ईयर एज से ज़्यादा का है, हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर वेज, जो कि 3 दिन के जो उसके वेज हैं उसको वो एज अ टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, उसको उसने एक्टिव सिटीजन के तहत उसने बताया, यानी कि 25 साल से ज़्यादा का हो और अपनी कमाई में से 3 दिन की कमाई, 3 दिन का वेज जो है वो एज अ टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा हो, ऐसे लोगों को उसने एक्टिव सिटीजन बताया। दैट इज दे वर एंटाइटल टू वोट, और एक्टिव सिटीजन जो थे वही वोट देने का अधिकार रखते थे। द रिमेन मैन एंड ऑल वुमेन, इसके अलावा और जो मैन लोग थे, आदमी थे, वुमेन थी, वर क्लासेस एज पैसिव सिटीजन, ऐसे लोग जो थे वो कौन थे? जो बाकी के लोग थे वो थे पैसिव सिटीजन, टू, और इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। जो टैक्स पेयर है, हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो जो है वो इसका असेंबली का मेंबर बन सकता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, और ऐसे ही उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो डिक्लेयर किया, मैन और सिटीजन के राइट्स को डिक्लेयर किया। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable right, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away, ठीक है। ये कुछ ऐसे राइट थे जो कि लोगों को दिए गए, और ये किसी बर्थ के आधार पे नहीं थे, मतलब कि ये सबके पास थे और कोई भी किसी आदमी से ये चीज़ नहीं छीन सकता। इट वॉज मेड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट ऑफ प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, और ये हर सिटीजन का काम था कि वो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, यानी कि किसी के राइट के, किसी के अधिकार को वो उसमें इंटरफेयर ना करे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। मैन के राइट्स जो थे वो क्या थे? मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, ठीक है। जो जो लोग हैं वो कौन है? वो फ्री और इक्वल हैं, उनको अधिकार जो है वो पूरी तरह से अधिकार दिए गए हैं। सोर्सेज ऑफ ऑल पावर रिसाइड इन द नेशन, ठीक है। एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मतलब कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसका मेन एम ये होना चाहिए कि लोगों के अधिकारों को प्रिजर्व करें। लिबर्टी कंसिस्ट, लिबर्टी जो है वो क्या थी? of the power to do whatever is not injurious to others, and law has the right to forbid only action that are injurious to the society। अब उसके बाद लॉ जो है वो क्या थी? लॉज इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ठीक है। लॉज जो है वो कैसे बनते थे? जो जनरल विल, यानी लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही नियम कानून बनाए जाते थे। सिटीजन्स जो थे वो राइट टू पार्टिसिपेट फ्रेमिंग लॉ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लोगों को पूरी तरह से अधिकार था कि वो जो लॉ बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सारे सिटीजन्स जो थे, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और सारे सिटीजन्स जो थे वो वहाँ पे इक्वल थे। नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ, किसी भी आदमी को, किसी भी लोग पीपल को बिना किसी कानून के मतलब बिना किसी मतलब के उसको पनिश नहीं किया जाता था, यानी कि सबको समान रूप से अधिकार था। अब ये तो नेशनल असेंबली के लॉ के, नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम चल रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम पढ़ते हैं
रिवॉल्यूशनरी वार। अब इस नेशनल असेंबली में, ठीक है, ये नेशनल असेंबली का काम चल रहा है, नेशनल असेंबली ने नियम कानून बना दिए, नेशनल असेंबली ने सब कुछ बना दिया, लेकिन नेशनल असेंबली में ही थोड़ा सा भेदभाव शुरू हो गया, आपस में ही वॉर शुरू हो गए। कैसे, देखो, द सिचुएशन इज फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। अब फ्रांस जो है, फ्रांस में अभी तो टेंशन चल ही रही है, फ्रांस में प्रॉब्लम्स चल ही रही है। अब इसके कुछ कारण देखते हैं। ऑल्दो लुई 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, मैंने अभी पहले कहा था कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन रियल में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है उसको, लेकिन यह है कि फोर्स में उसने ज़बरदस्ती उसने काम किया। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन। अब वो क्या कर रहा है, वो सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा है किसके साथ? किंग ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। जो लुई 16 है, अब उसको ये लग रहा है कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, लोग जो है फ्रांस के लोग मेरे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, तो उसने मदद ली किसकी? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की क्यों ली? क्योंकि उसकी ऑस्ट्रिया की रानी से उसकी शादी हो रखी थी, तो ऑस्ट्रिया का वो क्या था? दामाद था ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया ने उसकी मदद की और प्रूशिया ने, इन दोनों कंट्रीज से उसने मदद ली टू सेंड ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट। उसने उन दोनों देशों से ट्रूप्स को बुलाया, आर्मीज को बुलाया, और ताकि वो इनके इवेंट्स को डाउन कर सके। दैट हैड बीन टेकन प्लेस इन द फ्रांस, जो कि फ्रांस में चल रहा है, जो फ्रांस में ऑलरेडी चल रही है, रिवॉल्यूशन चल रहा है, उस रिवॉल्यूशन को उनके ट्रूप्स जो है वो उसको कंट्रोल कर सके। बिफोर दिस कुड अपीयर, ये ऐसा हो पाता, ऐसा उसने एक सीक्रेट वो बनाई, सीक्रेट नेगोशिएशन बनाया, वो अपने अंदर वो तैयार तो हो गया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर ही अंदर ऐसा कुछ चल रहा था। ऐसा होता बिफोर द नेशनल असेंबली इन अप्रैल 92 डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ऐसा हो पाता उससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया? 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ वॉर जो था वो डिक्लेयर कर दिया। द फ्रेंच आर्मी सॉन्ग मर्सेलाइज सॉन्ग कंपोज बाय पोएट रॉगेट डी लीसा। रॉगेट डी लीसा ने सॉन्ग जो था वो कंपोज किया था, मर्सेलीज, जो कि मतलब कि एक फ्रेंच आर्मी के लिए सॉन्ग था। एक जैसा होता नहीं है, जैसे हमारे देश में है वंदे मातरम, तो इस टाइप का ये सॉन्ग था, तो वो फ्रेंच आर्मी के लिए उस टाइम पे किया गया था। द रिवॉल्यूशनरी वॉर अगेंस्ट ब्रॉड लॉसेज एंड इकोनॉमिकली डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब ये जो वॉर हुआ था, इस वॉर ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, इकोनॉमिक डिफिकल्टी आई लोगों को, और लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इस वॉर से परेशान। अब देखो बच्चों, जब वॉर होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो एटलीस्ट किसको प्रॉब्लम किसको होगी? आम जनता को होगी, आम जनता उससे परेशान होगी, तो ऐसा हुआ। इसके बाद आया राइज ऑफ न्यू रिवॉल्यूशनरी आइडिया। अब जब ये वॉर हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन ख़त्म हुई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? ऐसी सिचुएशन में जो नेशनल असेंबली थी उसकी जो पावर थी वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। अब यहाँ जब उसकी पावर कम हो गई तो अब के कौन आया? देखो, न्यू रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज। अब नए रिवॉल्यूशनरी आइडिया आए। देखो इसमें क्या कहते हैं। While the men were away fighting, at the front women was left to the cope with the task of earning and living and looking after their families. अब लोग जो है वो युद्ध करने चले गए, वॉर डिक्लेयर हो गई, आदमी तो वो करने चले गए, औरतें जो है वो घर में रह गई। अब वो क्या कर रही हैं? वो अपने काम, अपनी अर्निंग कर रही हैं, अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए काम कर रही हैं, अपनी फैमिलीज का पालन पोषण कर रही हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्वीनियंस दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर as the constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society. बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉपुलेशन का कहना ये था कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसने जितने भी पॉलिटिकल राइट थे वो सारे किसको दे दिए? रिचर सेक्शन को, रिचर सोसाइटी को दे दिए। क्यों? जो नेशनल असेंबली थी वो किसने बनाई थी? मिडिल क्लास ने बनाई थी, ठीक है, मिडिल क्लास ने वो नेशनल असेंबली बनाई थी। तो अब तीसरी जो ये बन रही है, न्यू रिवॉल्यूशनरीज आइडिया आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जो पीजेंट्स थे, जो बिल्कुल पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी तरफ से। अब ऐसी सिचुएशन में क्या बना? पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विशेस टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी।
ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए जिसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती थी, रैलीज होती थी, उसको डिस्कस किया जाता था। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वर दैट ऑफ द जैकोबियंस। अब जैकोबियंस क्लब जो है वो इसमें जो था सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्लब माना जाता था। द अंडर द लीडरशिप और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बीच में रॉबेस्पियर के लीडरशिप में आया था, विच गॉट इट्स नेम फॉर द कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब्स इन द पेरिस, जिसने जो है रिलीजियस बिल्डिंग जो होती है, कॉन्वेंट होता है, उसमें उसके नाम पे रखा गया था। उसके बाद देखो इसमें जो इसके जो मेंबर थे जैकोबियन क्लब के, अब ये क्या था, ये भी थर्ड स्टेट का ग्रुप था। थर्ड स्टेट का ग्रुप होने के कारण इसके जो मेंबर्स थे वो क्या थे, देखो थोड़ा सा ये आपको स्लाइड्स में नहीं दिखेगा, ऐसे ही बच्चों सुनो। इसके मेंबर्स जो थे वो क्या थे, मेनली फ्रॉम लेस प्रोपोर्शनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो नेशनल असेंबली के लोग थे वो कौन थे, वो थे मिडिल क्लास लोग, और ये जो लोग थे ये प्रॉस्पेरस नहीं थे, ये जो थे ये लेस प्रॉस्पेरस थे, मतलब कि बहुत निचले लोग, निचली जाति जो होती है ना, जो बिल्कुल लो लेवल के होते हैं, गरीब लोग, किसान लोग, वो लोग इस क्लब के मेंबर थे। लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, अभी मैंने बताया। और इनका ड्रेस कोड क्या था, इन्होंने अपने क्लब के जो इस क्लब के जो मेंबर थे जैकोबियन क्लब के, उन्होंने एक अपना ड्रेस कोड बनाया था, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, मैन वर रेड कैप, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे और इनकी कैप जो थी वो कैसी थी, रेड कलर की थी। दे वर नोन एज सैन क्लोटेस, और इनको सैन क्लोटेस जो था वो कहा जाता था। तो ये अब इन्होंने जैकोबियन क्लब बनाया। अब जैकोबियन क्लब देखो कैसे कैसे आगे बढ़ा। जैकोबियन क्लब ने क्या बनाया, फ्रांस को रिपब्लिक बनाने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया देखो, ऑन 10 अगस्त 1792 द जैकोबियन स्टॉर्म्ड द प्लेस ऑफ द टुइलेरीज, मैस्करेड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज एंड लेटर इम्प्रिजन्ड बाय असेंबली। ठीक है, 10 अगस्त 1791 में जो जैकोबियंस थे उन्होंने क्या किया, जो पैलेस था, राजा का पैलेस था टुइलेरीज, उस पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और राजा के गार्ड्स को भी मार दिया, राजा के गार्ड्स को मार दिया, राजा को बंदी बना लिया, हॉस्टाइल कर दिया, और उसको फिर बाद में जेल में डाल दिया। ऐसे ही इन द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स, अब जब इलेक्शन, अब जो रिपब्लिक फ्रेंच रिपब्लिक जो बनी थी, इसके तहत जो इलेक्शंस होते थे उसमें हर 21 ईयर का आदमी, मैन एंड अबव, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पैसे के बेस पे नहीं, जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या बनाया था कि 3 दिन का वेज दे एज अ टैक्स वो पे करता हो, वो था एक्टिव सिटीजन। लेकिन यहाँ पे क्या था, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पैसे के बेस पे नहीं, गॉट द राइट टू वोट, उसको वोट देने का अधिकार है। मतलब हर 21 साल से ज़्यादा का आदमी जो है, ज़्यादा के लोग जो है उसको वोट देने का अधिकार है, किसी पैसे के बेस पे नहीं। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको था जो रिचर सेक्शन था, यानी कि जो टैक्स दे रहा है वो रिचर सेक्शन हुआ। द जैकोबियन अंडर रॉबेस्पियर वन इलेक्शन, और जैकोबियन के अंडर में जो रॉबेस्पियर था उसको इलेक्शन जीत गया था। ऑन 21 सितंबर 1792 असेंबली एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक अंडर रॉबेस्पियर एंड रीनेम्ड असेंबली एज कन्वेंशन। अब क्या हुआ था, 21 सितंबर 1792 में असेंबली बनी, और असेंबली ने मोनार्की गवर्नमेंट को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसने फ्रांस को जो है एज अ रिपब्लिक घोषित कर दिया, अंडर किसके, रॉबेस्पियर के। और इस असेंबली को दोबारा नाम दिया, इसको कहा गया कन्वेंशन, यानी कि नई असेंबली इसको बोला गया। अब क्या हुआ आगे देखो, ऑन 21 जनवरी 1793 लुई 16 वॉज गुलेटाइन पब्लिकली एट द प्लेसेस डी ला कॉर्डर ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेशन। ठीक है, 31 जनवरी 1793 में लुई 16 को गुलेटाइन कर दिया गया प्लेस डी ला कॉर्डा में, किस चार्ज पे, ट्रेशन के चार्ज पे, यानी कि देशद्रोह का चार्ज लगा करके उसको गुलेटाइन कर दिया गया। अब देखो गुलेटाइन क्या होता था, गुलेटाइन में एक क्या होता था, एक यू शेप में एक ब्लेड्स वो होता था, एक मतलब
मतलब एक यू शेप का ब्लेड्स होता था, उसके अंदर गर्दन रख दी जाती थी और ऊपर से जो एक धारदार ब्लेड होता था उसको छोड़ दिया जाता था, तो गर्दन जो थी वो अलग कर दी जाती थी। इसको कहते थे गुलेटाइन, तो वो कर दिया गया। द क्वीन मैरी एंटोना मेड विद द सेम फैक्ट शॉर्टली आफ्टर, और थोड़े ही समय के बाद जो उसकी रानी थी एंटोनेट थी उसको भी ऐसे ही कर दिया गया। जो राजा के साथ हुआ वही रानी के साथ हो गया, दोनों को गुलेटाइन कर दिया गया। अब यहाँ से किसकी शुरुआत हुई थी? रॉबेस्पियर की। पहले कौन था? देखो बच्चों, फ्रांस में क्या क्या चल रहा है। पहले कौन था? पहले था लुइस 16। लुइस 16 को हटा करके कौन आई? नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली में कौन था? नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली के बाद नेशनल असेंबली को हरा करके कौन आया? जैकोबिन क्लब आया। किसके अंडर में? रॉबेस्पियर के अंडर में। अब रॉबेस्पियर की पॉलिसी देखो क्या थी। रॉबेस्पियर जो था वो एक स्ट्रिक्ट था, डिक्टेटर था, डिक्टेटर कह सकते हैं उसको। वो क्या था? रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग और वेजिंग एंड रेशनल शॉप मीट। ठीक है, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट जो थी उसने ऐसे नियम कानून बनाए कि जो लोगों को सामान जो है, लोगों के जो बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं या मीट है, इस टाइप की चीज़ें जो है वो उसको रेशन शॉप पे आसानी से कम प्राइजेस में मिल जाती थी। Peasants were forced to transport their gain to the cities and sell at the prices fixed by the government। जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती जो है अपना सामान सिटीज़ में ला करके बेचना होता था और उन्हीं प्राइजेस पे जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, जो वाइट फ्लोर जो वो था, महंगा था। वाइट फ्लोर यानी कि मैदा जो कि महंगा था, उसको बैन कर दिया, क्योंकि वो महंगा है इसलिए उसको बैन कर दिया सभी सिटीजन्स के लिए। और लोगों को क्या हिदायत दी? लोगों को क्या वो बताया? रिक्वायर्ड टू ईट द ब्रेड मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि होल व्हीट से बना हुआ ब्रेड जो है उसी को जो है वो लागू किया, उसी को लोगों के लिए वो कर दिया। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिसाइज थ्रू फ्रॉम द स्पीच एंड एड्रेस। ठीक है, स्पीच और एड्रेस की उससे इक्वालिटी जो थी वो भी कम कर दी गई। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशन सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेनफोर्स सिटियन एंड सिटियन। पहले क्या था? फ्रांस में सर और मैडम यूज़ किया जाता था सिटीजन्स के लिए, मतलब जेंट्स के लिए सर और लेडीज़ के लिए मैडम। अब इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इसकी जगह क्या आ गया? मैन के लिए सिटियन आ गया और वुमेन के लिए सिटियन ही आ गया। चर्चेज वो शट डाउन, चर्चेज जितने थे उनको बंद कर दिया। उसकी बिल्डिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसने बैरिक्स में और ऑफिसेज में उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी रॉबेस्पियर की पॉलिसी। अब जो सबसे खतरनाक इस चैप्टर का टॉपिक है वो है राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर जो है वो सबसे खतरनाक टॉपिक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें रॉबेस्पियर ने क्या किया था? देखो इसको पढ़ते हैं। जो 1793 और 94 के बीच का जो पीरियड था उसको हम राइन ऑफ टेरर कह सकते हैं। राइन ऑफ टेरर का मतलब आतंक का युग, आतंक का युग इस टाइम को कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ था? नोबल्स और क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी who did not agree with Robespierre's method were arrested, imprisoned and then tried to by a revolutionary tribunal. It found Guillotine were guillotine named after Dr. Guillotine who invented it। अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर कोई आदमी चाहे वो क्लर्जी का मेंबर हो, नोबल का मेंबर हो या फिर उसकी अपनी ही पॉलिटिकल का मेंबर हो, वो अगर रॉबेस्पियर की स्ट्रेटेजी से या रॉबेस्पियर के नियम कानूनों से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उसको क्या करता है? अगर वो दोषी करार पाया गया कि हाँ उसने इसकी पॉलिसी को नहीं माना है, तो उसको क्या करते थे? अरेस्ट कर लेते थे, जेल में डाल देते थे और उसको फिर बाद में गुलेटाइन कर देते थे। गुलेटाइन क्या था? मैंने आपको बताया था, जो कि लुइस 16 को किया गया था। गुलेटाइन जो था वो डॉक्टर गुलेटिन के नाम से बना था और डॉक्टर गुलेटिन ने ही इस गुलेटाइन का इन्वेंशन किया था। तो उसको ये जो उसकी पॉलिसी थी बच्चों, ये बहुत ही गलत पॉलिसी थी कि जो भी उसको लगता था कि ये देशद्रोह कर रहा है या मेरी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है, उसको पकड़ करके गुलेटाइन कर देता था। रॉबेस्पियर pursued his policy to relentless that even his supporters began to demand moderation। अब उसकी जो ये पॉलिसी
पॉलिसी थी, उसकी पॉलिसी की वजह से ही जो उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने मॉडरेशन की डिमांड रख दी। यानी कि मतलब अब देखो ऐसी पॉलिसी है, वो अपने ही पार्टी के लोगों को गुलेटाइन कर रहा है, तो अपनी ही पार्टी के लोगों ने उसका धीरे धीरे सपोर्ट करना कम कर दिया। फाइनली रॉबेस्पियर वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन। आप देखो रॉबेस्पियर का क्या हो गया, उसको दोषी करार किया गया कोर्ट ने 1794 में उसको अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे उसको भी गुलेटाइन कर दिया गया। तो ऐसे जो राइन ऑफ टेरर था उसका जो आतंक का जो युग था वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आती है रूल ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, आप देखो यहाँ तो इस तरीके से बच्चों देखो राइन ऑफ टेरर का युग जो था वो खत्म हो गया और इस युग के खत्म होते ही क्या आया, रूल ऑफ डायरेक्टरी का रूल आया। आप देखो डायरेक्टरी के रूल में क्या हुआ, द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट। अब रॉबेस्पियर के मरने के बाद क्या हुआ, जैकोबियन क्लब खत्म हो गया, जैकोबियन ग्रुप खत्म हो गया। तो जैकोबियन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद अलॉट द वेल्दियर मिडिल क्लास टू द सीज पावर। फिर से मिडिल क्लास जो थी वो पावर में आ गई, जिसने नेशनल असेंबली बनाई थी। देखो इसमें क्या है कि सरकार जो है वो अगर कहीं से कमजोर होती है तो कोई बाहर से आकर के उस पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसा ही हो रहा है। लुईस 16 था, लुईस 16 के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया, लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो उसको हटा करके उसकी जगह कौन सी आ गई, नेशनल असेंबली आ गई मिडिल क्लास के लोगों की। अब मिडिल क्लास जो था उनके आपस में ही उन्होंने लड़ाई झगड़े इतने किए, वार वगैरह इतने किए, तो लोग उससे असंतुष्ट हो गए। उन्होंने क्या किया, मिडिल क्लास को फिर एक और जो पीजेंट और फार्मर वाली क्लास थी जैकोबियन क्लब, वो आ गई सरकार में। अब जैकोबियन क्लब में रॉबेस्पियर ने ऐसे काम किए, तो रॉबेस्पियर के हटते जैकोबियन क्लब खत्म हो गया। तो जैकोबियन क्लब जब खत्म हुआ तो वो जगह फिर से खाली हो गई। उस जगह को किसने फिर से एक्वायर कर लिया, फिर से मिडिल क्लास जो थी वो वहां पे आ गई। अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद which denied the vote to non-proprietor section of the society। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको कि खत्म कर दिया गया था, जिसके तहत क्या था कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, ये बनाया था नेशनल असेंबली ने, मिडिल क्लास ने। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए। इसने क्या किया, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। अब इन्होंने क्या सोचा कि अगर सरकार जो है किसी एक के हाथ में दे देंगे तो फिर से वो डिक्टेटर बन जाएगा। जैसे कि सरकार रॉबेस्पियर के हाथ में चली गई तो वो क्या बन गया था, वो डिक्टेटर बन गया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 लोगों की एक टीम बनाई, 5 लोगों की एक डायरेक्टरी बनाई, जिसमें कि 5 लोग, एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें कि 5 लोग थे, ताकि सरकार जो है वो किसी एक के हाथ में ना रहे। दिस वाज मींट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। उन्होंने जैकोबियंस से ये सीखा था कि अगर किसी एक के हाथ में रहेगी सरकार तो फिर से वो डिक्टेटर बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये सरकार जो है अब किसके हाथ में दे दी, 5 लोगों के हाथ में। However, the directors often clashes with the legislative councils who then sought to dismiss them। अब क्या होता था, देखो 5 के हाथ में आ गई तो जरूरी नहीं है कि 5 जो है वो एक साथ रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। 5 लोग हैं तो 5 लोगों में मतभेद होना स्वाभाविक है। अब देखो हम लोग जैसे घर में रहते हैं, घर में 4-5 मेंबर हैं, तो जरूरी नहीं है कोई चीज़ बनती है तो सबको अच्छी लगे, कोई किसी को अच्छी लगेगी, कोई किसी को अच्छी लगेगी। तो वो जो है ऐसे ही वहाँ पे जो 5 मेंबर थे उनके आपस में ही तनाव शुरू हो गया, आपस में ही भेदभाव शुरू हो गया, आपस में ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनके जो आइडियाज़ थे वो आपस में एक दूसरे से क्लैश करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो डायरेक्टरी थी वो खत्म हो गई। डायरेक्टरी जो है उसको डिसमिस कर दिया गया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट।
अब यहाँ पे जब ये डायरेक्टरी खत्म हुई तो फिर से वो जगह खाली हो गई, और इस जगह को इस बार जो है वो किसने एक्वायर किया, नेपोलियन बोनापार्ट में, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर था, जो कि मिलिट्री हेड था, मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने जाकर के इस सीट को एक्वायर कर लिया। वो वहाँ का राजा, वो वहाँ का किंग जो है, मिलिट्री डिक्टेटर जो है, वो कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। आप थोड़ा सा देखो, आपके यहाँ पे आपका चैप्टर जो है नेपोलियन बोनापार्ट के आते ही जो आपका चैप्टर है वो हो जाता है खत्म। लेकिन थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था। नेपोलियन देखो, रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का रूल जो था, एन आर्मी चीफ अंडर किंग लुइस 16 नेमली नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। देखो जो ये था नेपोलियन बोनापार्ट था, ये किंग लुइस 16 के टाइम पे आर्मी चीफ था। उसकी किंग लुइस 16 के टाइम पे जो आर्मी थी उसका चीफ था नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो सब कुछ देख रहा था, और अब 1804 में वो क्या बन गया, वो वहाँ का राजा बन गया, फ्रांस का राजा। एज अ मॉडर्नाइज ही सेट आउट द कॉन्क्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री डिस्पोजिंग डायनेस्टिक एंड क्रिएटिंग किंगडम। अब उसने अपनी, देखो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, डिक्टेटर था और आर्मी चीफ था, आर्मी का डिक्टेटर था, तो उसके पास पूरी आर्मी थी। अब उसने क्या किया, उसने अपने एम्पायर को, यानी कि अपने फ्रांस को उसने बढ़ाना शुरू किया। उसने आसपास के छोटे बड़े जितने भी देश थे उनको आपस में एक्वायर करना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी हालांकि नेपोलियन की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, नेपोलियन के नियम कानून बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हीं नियम कानून के बेसिस पे वो जो है दूसरी कंट्रीज जो है वो उसके साथ उनको उसने अपने साथ मिलाना शुरू कर लिया है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बताया नेपोलियन की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, उसने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे काम किए थे, लेकिन इन कामों के साथ साथ वो क्या था, वो एक डिक्टेटर था। उसने बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए, सच एज द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का उसने नियम बनाया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, अभी से पहले क्या था, जो वेट और मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो एक पर्टिकुलर नहीं था, कहीं पे उसकी फिगर कुछ थी, कहीं पे उसकी फिगर कुछ थी, तो उसने एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेट का यूनिफॉर्म उसने बनाना, पर्टिकुलर वेट का मेजरमेंट उसने शुरू कर दिया। मीजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम का भी शुरुआत हो गई। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. बहुत शुरुआत में क्या हुआ, बहुत से लोगों ने ये सोचा कि नेपोलियन जो है वो एक लाइब्रेटर है, लाइबरल है, जो कि हमें फ्री कर देगा, हमें आज़ादी दिला देगा। बट सून द नेपोलियन आर्मी केम टू द रिव्यूड एनीवेयर एंड एज इन्वाइडेड फोर्स। लेकिन बाद में क्या होता था कि नेपोलियन की आर्मी आती थी और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ मिला लेती थी। क्यों मिला लेती थी, देखो नेपोलियन था कहाँ का, फ्रांस का था। अब वो फ्रांस से अगर किसी दूसरी कंट्री पे जा रहा है हमला करने, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो दूसरी कंट्री को क्या बना रहा है, अपने अधीन बना रहा है। तो बाद में जब लोगों को ये चीज़ पता लगी, तो नेपोलियन जो है वो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एज वाटरलू इन 1815 में वाटरलू हुआ था, जिसमें नेपोलियन जो था वो हार गया था। जिसने उसका समर्थन किया था, जिसने तो उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने उसका सपोर्ट किया था, जिन्होंने उसको समर्थन दिया था स्टार्टिंग में, बाद में उन्हीं लोगों ने उसका अपोज किया, उन्होंने उसका विरोध किया, और वाटरलू में जो वॉर हुआ था उस वॉर में नेपोलियन हारा गया, और नेपोलियन जो है, नेपोलियन की कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग अपनी बुक में से ज़रूर पढ़िए। हमने शुरू में क्या पढ़ा कि फ्रांस में किसकी सरकार आई थी, फ्रांस में सबसे पहले लुइस 16 था। अभी रिकैप नहीं करेंगे, रिकैप थोड़ी देर में करेंगे, पहले मैं कंक्लूजन बता रही हूँ। पहले क्या हुआ था, फ्रांस में लुइस 16 था, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी था। उसके बाद लुइस 16 को हटा करके कौन आया वहाँ पे, मिडिल क्लास आई, जिसने नेशनल असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली जैसे ही हटी, उसके बाद कौन आया, जैकोबिन क्लब आया। जैकोबिन क्लब में कौन था, रॉबेस्पियर था। रॉबेस्पियर, जैसे ही रॉबेस्पियर हटा, फिर से डायरेक्टरी रूल आ गया, किसका, मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास जैसे ही हटी, तो वहाँ पे आर्मी जनरल जो था
नेपोलियन बोनापार्ट उसने वहाँ उसको उस जगह को एक्वायर कर लिया और नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बन गया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट भी वाटरलू के वॉर में हार गया और वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से ये स्टोरी आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो रह गया है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें हम उसके इस वॉर के, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, यानी कि क्या क्या इसके परिणाम हुए, किस किस बेसिस पे इसके वो हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। थोड़ा सा हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्विक रिकैप देखो, इसमें आप सारी स्लाइड्स में भी एक बार देखते चलो तो आपको एक रिकैप हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमने इसका मीनिंग सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखा, देखो बच्चों स्लाइड्स में देखते रहो। उसके बाद हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इवेंट्स देखे, फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने कॉजेज़ शुरू किए कि कॉजेज़ इसके क्या क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़। उसके बाद यूजलेस वॉर्स हमने पढ़ा कि कैसे वो फ्रांस जो है कर्जे में आ गया था। फिर उसके बाद जो मिडिल क्लास आया, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, वो चैप्टर पढ़ा। सबसिस्टेंस क्राइसिस हमने पढ़ा, एज ऑफ एनलाइटमेंट पढ़ा, कैसे फिलोसफर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। उसके बाद हमने आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन के तहत क्या पढ़ा, सबसे पहले सेशन ऑफ ईस्ट स्टेट जर्नल पढ़ा। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली पढ़ा, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ा कि कैसे फिर मोनार्की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो पढ़ा हमने। फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड मैन पढ़ा, फिर रिवॉल्यूशनरी वॉर्स पर हमने पढ़ा, फिर राइज ऑफ न्यू रिवॉल्यूशनरी आइडिया, नए रिवॉल्यूशनरी आइडिया जिसमें कि जैकोबियन क्लब्स आए थे, वो सब हमने पढ़ा। इसके बाद फ्रेंच रिपब्लिक हमने पढ़ा, फिर रॉबेस्पियर्स स्टेट पॉलिसी हमने पढ़ा कि रॉबेस्पियर ने कैसे कैसे राइन ऑफ टेरर का युग, आतंक का युग उसने शुरू कर दिया। उसके बाद रूल ऑफ डायरेक्टरी पढ़ा। इस तरीके से जैकोबियन खत्म होने के बाद रूल ऑफ डायरेक्टरी में फिर से मिडिल क्लास आ गई थी, और उसके बाद मिडिल क्लास के ख़त्म होते ही कौन आया था, नेपोलियन आया था। और हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे नेपोलियन ने क्या क्या काम किए थे। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसको दोबारा देखिए वीडियो, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपनी बुक में से ज़रूर पढ़िए। और बच्चों ये बहुत देखो 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर आपके 10th में भी काम आएगा। 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी एक पार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इतना आप शेयर करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा कि आप मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।